स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी के एक चैप्टर टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन या तो कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के अंतर्गत में टैक्सोनॉमी का अध्ययन करते हैं। तो आइए जानते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन, इसको हिंदी में हम लोग वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकी, अब वर्गीकी का क्या अर्थ हुआ? जीवों को बांटना। बायोलॉजी में हम देखेंगे कि कई एक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं, ठीक है, और हर किसी का कुछ अपना स्पेशल कैरेक्टर होता है। हर जीव दूसरे जीव से कुछ गुण के कारण भिन्न होते हैं और कुछ गुण के कारण उनमें समानताएं पा जाती हैं। जीवधारियों में पादप और जंतु दोनों होते हैं, तो इनका अलग अलग रूप में अध्ययन करने के लिए इनको एक समान ग्रुप बना के इनको रखा जाता है, ताकि उनके गुणों को, लक्षणों को अध्ययन करके आगे की प्रक्रियाओं में मदद लिया जा सके। तो क्लासिफिकेशन का जो है सबसे पहला शुरुआत कर सकते हैं, या जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा वो हुआ अरस्तु। इन्होंने वर्गीकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया और जीवधारियों को दो बड़े जगत, जंतु जगत तथा पादप जगत, पादप जगत में विभाजित किया। साथ ही साथ जंतु जगत में, यानी कि जंतु विज्ञान में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, हिस्टोरिका एनिमेलिया, जिसमें इन्होंने 500 से ज्यादा, 500 प्लस जंतुओं के विषय में चर्चा की है। उनके गुणों के विषय में बताया, उनके हैबिटाट, रहन सहन इत्यादि समानताएं, भिन्नताओं के विषय में बताया, और इस तरह इन्होंने क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाया। तो कह सकते हैं कि दो जगत क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन का थ्योरी जो है वो अरस्तु के द्वारा दिया गया था। वर्गीकी, वर्गीकी जो है वो अरस्तु के द्वारा दिया गया था। समय के साथ क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में और अध्ययन किया गया। नए नए साइंटिस्ट, नए नए जीव विज्ञान विशेषज्ञ जो है अपनी थ्योरी लाए और क्या बोलते हैं, वर्गीकी के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। इसी में तीन जगत वर्गीकी का सिद्धांत किसने दिया था? तो तीन जगत वर्गीकी का सिद्धांत दिया था ई हैकेल। ई हैकेल ने तीन जगत वर्गीकी का सिद्धांत दिया था। तो चूंकि या तो दो जगत से आपसे पूछा जाएगा, हम लोग कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं, कोई क्या बोलते हैं 11th 12th या ग्रेजुएशन का क्लासेस नहीं कर रहे, इसलिए उसके विषय में नहीं जानना, जिससे क्वेश्चन आएगा उसको जानना है। तीन जगत का हम लोग को ई हैकेल ने दिया था। इसके बाद हम लोग आते हैं चार जगत। चार जगत वर्गीकी, चार जगत वर्गीकी का सिद्धांत कौन दिया था, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। गूगल कीजिए, देखिए और बताइए, क्योंकि यदि हम आप लोगों को कुछ बताएंगे तो कुछ जानने का हक रखते हैं, ये आपका काम है। कमेंट्स में सबको बताइए कि चार जगत वर्गीकी यानी कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था?
इसके बाद आते हैं जो अभी तक का सर्वमान्य है, जिसका बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है, 5 जगत वर्गीकी का सिद्धांत। 5 जगत वर्गीकी का सिद्धांत, यह हम लोगों को आर विटाकर, रॉबर्ट विटाकर या विटाकर सीधा हम लोग बोलते हैं, विटाकर ने दिया था। वो 5 जगत कौन कौन से हैं? तो पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगई या फंगस, चौथा आ जाता है प्लांटी, और पांचवा आ जाता है एनिमेलिया। एनिमेलिया अब हम लोगों ने जान गया कि विटाकर जो है वाइडली एक्सेप्टेड 5 जगत 5 किंगडम सिस्टम इन्होंने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि 5 जगत वर्गीकी। 5 जगत वर्गीकी का सिद्धांत हम लोगों को आर विटाकर ने दिया था, और ये 5 जगत जो है सो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, फंगई और प्लांटी और एनिमेलिया था। इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम जो नोट्स दे रहे हैं ये सबसे छोटा नोट्स होगा, सबसे इजी नोट्स होगा, जो आप इजी वे में मतलब एक बार देखिए है सरसरी निगाहों से एग्जामिनेशन में जाइए, क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, तो 100% गारंटी के साथ। क्योंकि किताब में बहुत लंबा लंबा दिया हुआ ये है वो है, हम उतना नहीं बताएंगे। सिंपल वे में जो सिर्फ क्वेश्चंस में आता है हम वो आपको बताएंगे, और इतना छोटा नोट्स बनेगा कि आपको लगेगा नहीं कि अरे ये तो बायोलॉजी का नोट्स था इतना, और उसमें आपको सारा चीज निचोड़ के मिलेगा। बाकी यूट्यूब में नोट्स है, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार देखिए। हमारे क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल में आपको इसका हम जेरोक्स क्या होता है फोटो खींच करके डाल देंगे, चाहे PDF बना करके डाल देंगे। आप आराम से देखिए, पढ़िए और एंजॉय कीजिए लाइफ को। चलिए, तो हम लोग इसके बाद आते हैं, सबसे पहले मोनेरा के विषय में पढ़ते हैं। मोनेरा, मोनेरा का कुछ बेसिक कैरेक्टर होगा जो सभी मोनेरा जगत में पाए जाने वाले जीव में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको जानने से पहले हम लोगों को कोशिका के विषय में जानना होगा। कोशिका क्या होता है तो हम लोग पढ़ेंगे आगे कोशिका, इसके बाद का ही चैप्टर कोशिका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। कोशिका 2 प्रकार की है, एक प्रोकैरियोट्स होते हैं। अच्छा, ये नहीं सोचेंगे कि इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं, इसको इंग्लिश में ही ये वर्ड आते हैं। ये वर्ड्स आपको इंग्लिश में ही आएंगे, जो हिंदी के रहेंगे उसको हम थ्रू आउट हिंदी पढ़ाएंगे। आप लोगों का डिमांड होगा कि नहीं कुछ नोट्स इंग्लिश में नहीं अवेलेबल है, हम लोग को इजी वे में इंग्लिश में बताइए, तो आप लोगों को इंग्लिश में अलग से मिलेगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स को किसी भी पुस्तक में आप देख लीजिए, चाहे एस चांद में देख लीजिए, ज्ञान गंगा में देख लीजिए, ज्ञान चंद में देख लीजिए, लूसेंट में देखिए, प्रोकैरियोट्स को प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स को यूकैरियोट्स, मोनेरा को मोनेरा, प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा, फंगी को फंगी, इसी वर्ड्स में लिखा जाता है। तो प्रोकैरियोट्स उसको बोलेंगे और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स उसको बोलेंगे जिसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के जो छोटे छोटे कोशिकांग है, कोशिका के जो अंग है वो बिखरे पड़े रहते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में वो सेंट्रल में आपका न्यूक्लियस होगा, इसके चारों आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जहां तहां आपको राइबोसोम होगा, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिल जाएगा, इसी में आपको लाइसोसोम मिल जाएगा, और जितने भी पार्ट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल, ये आपको सबको ये ऑर्गेनाइज ढंग से होगा।
यह आपको विधिवत रूप से, व्यवस्थित रूप से होगा। इसको हम लोग बोलेंगे यूकैरियोट्स। यह व्यवस्थित होगा, व्यवस्थित रूप में इसमें कोशिकाएं होंगे, और इसमें अव्यवस्थित रूप से होगा। ये इसमें अव्यवस्थित रूप से होगा। तो मोनेरा वैसे जीव को कहेंगे, जीव वैसे जीव जगत को कहेंगे जिसके सारे के सारे जीव प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि उसमें कोशिकांग जो है वो फुल्ली डेवलप नहीं होता है, फुल्ली विकसित नहीं होता है, ये प्रिमिटिव कोशिकाएं होती हैं। आप कहेंगे प्रिमिटिव कोशिकाओं का अर्थ क्या हुआ? जब जीवन की शुरुआत इस धरातल पे, इस धरती पे हुई, तो पहली दफा जो कोशिकाएं बनी वो पूर्ण रूप से विकसित कोशिका नहीं थी। तो उन कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी नहीं, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया किसी में है, किसी में नहीं है, तो किसी में गोल्जाई अपरेटस है, तो किसी में नहीं है। न्यूक्लियस जो है इधर उधर है, जबकि उसको सेंट्रली ऑर्गेनाइज ढंग से रहना चाहिए था, नहीं था। तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मोनेरा। मोनेरा। तो इसका पहला गुण क्या हो जाएगा? इसका पहला गुण हो जाएगा कि यह एक कोशिकीय होंगे, एक कोशिकीय होंगे। दूसरा, यह पुराने होंगे, पुराने जीव हैं, ठीक है। तीसरा, यह प्रोकैरियोट्स है, ये या ये जो भी बोल सकते हैं, ये प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। तो मोनेरा के कुछ एग्जाम्पल बिल्कुल होंगे, जैसे ब्लू ग्रीन अलगी, बीजीए, साइनोबैक्टीरिया, ईटीसी। काफी सारे हैं, नोट्स में मिल जाएगा आपको। क्लासरूम में जितना कम शब्द में ज्यादा से ज्यादा बताया जा सके वही बढ़िया है। चलिए आगे आते हैं, तो हम लोग आगे देखते हैं प्रोटिस्टा के। प्रोटिस्टा यह भी एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय जीव होगा, परंतु ये यूकैरियोट्स है। आप नोट्स बना रहे होंगे, यदि बना रहे होंगे तो यूकैरियोट्स लिख दिए, इसका ये मतलब है। तीसरा पॉइंट तो आप खुद लिख सकते हैं, इसमें सारे कोशिकांग व्यवस्थित रूप से उपलब्ध होंगे, तो तीसरा हो जाएगा। इसमें सारे कोशिकांग व्यवस्थित रूप में होंगे, ठीक है। और फिर इसमें जो है डेवलपमेंट होगा, एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीव बनेंगे। चलिए तीसरा आते हैं, इसका एग्जांपल भी आपको हो जाएगा। इसका एग्जांपल आप ये प्रोटिस्टा का एग्जांपल आप सर्च कीजिएगा, नहीं मिलेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। दो आप लोगों को होमवर्क मिला है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मोनेरा प्रोटिस्टा को इतना ही पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा, आप लोगों को इसके विषय में कुछ और भी बताया जाएगा, परंतु अभी नहीं, क्योंकि हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ना कि मोनेरा और प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं। चलिए तीसरा आते हैं फंगई।
फंगस। फंगस ये ऐसे जीव हैं, फंगस एक ऐसे जीव हैं जो कुछ गुण तो पादप के रखते हैं, परंतु ये पादप नहीं है, और इनमें कुछ गुण जंतु के हैं, परंतु ये जंतु नहीं है। इसमें दोनों के कुछ कुछ गुण मिलते हैं, इसीलिए इनके लिए इसके लिए एक अलग ही जगत को विटाकर साहब ने रखा, ताकि अगर इसको हम लोग प्लांट के साथ मिला देते हैं तो एनिमल वाले गुण उसको ब्रेक कर रहे हैं। अगर एनिमल में रखेंगे तो प्लांट वाले ग्रुप्स जो हैं, जगत जो है, उसके कुछ गुण एनिमल में चले जाएंगे, तो उसको कहा गया कि चलो छोड़ो, इसको हटाओ, इसको अलग सेक्टर बना दो। फंगस के विषय में आप लोग हमेशा सुने होंगे, बहुत ज़्यादा डिजीज कॉज करता है। खास करके जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उसके डर स्किन में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, अधिकतर का कारण यह फंगस है। जिसको भी दांत खाद कुछ भी होता है, क्या है, सब फंगस है। चलिए, तो हम लोग फंगस के विषय में यही जानते हैं कि यह, अच्छा, इसको जानने से पहले दो बातें और जाननी है। क्या जाननी है? एक होता है ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, और एक होता है हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ स्वपोषी, 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 और हेट्रोट्रॉफ मतलब होता है, इसका तो स्वपोषी होता है, इसका क्या होता है? परपोषी। परपोषी, स्वपोषी, ऑटोट्रॉफ मतलब यह अपना भोजन, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं, जबकि यह भोजन के लिए भोजन हेतु स्वपोषी, स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ क्या हो गया? जितने भी पादप हैं, पादप या पौधे, पेड़ पौधे, सभी पादप जो है सो ऑटोट्रॉफ है। जबकि पादप को छोड़ के सभी जंतु, जंतु या जंतु जगत में जितने भी जीव मिलेंगे सभी हेट्रोट्रॉफ हो जाएंगे। यानी कि अगर हम लोग बोलते हैं हम लोग अपना भोजन के लिए प्लांट पर निर्भर है, ठीक है, बाघ से तो नहीं निर्भर है ना सवाल? तो फिर बाघ से को हम लोग इसमें क्यों रखेंगे? इसमें रखेंगे। अरे भाई, तो बाघ से किस किस चीज का भक्षण करता है? वो अपने भोजन के रूप में क्या लेता है? तो वो हरिण या दूसरे अन्य जंतु को लेते हैं। दूसरे जंतु किस चीज पर निर्भर करते हैं? तो बोलेंगे कि पेड़ पौधे पे। तो अल्टीमेटली तो यदि हिरण नहीं रहेगा तो शेर या बाघ खाएगा क्या? है ना? तो हम लोग किसी न किसी हालत से पेड़ पौधे पे निर्भर, इसीलिए ये स्वपोषी है। लेकिन पेड़ पौधे किसी से मांगने नहीं जाता है। सूर्य की रोशनी से ये लोग एनर्जी ले लिया, जमीन से ये लोग पानी और मिनरल्स ले लिया, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और अपने पति में खाना बना करके खुद भी खा रहा और हम लोग को भी खिला रहा। चलिए आगे आते हैं, फंगस के विषय में बात करते हैं। तो फंगस जो है ये हेट्रोट्रॉप्स होता है, परपोषी, परजीवी, परपोषी भी है और परजीवी भी है। परपोषी है क्योंकि ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर रहता है। कभी यदि आप लोगों को फंगस नहीं समझ में आ रहा होगा, कभी नहीं देखे हैं, तो हम लोग जो मशरूम खाते हैं, खुखड़ी खाते हैं, ईस्ट जो हुआ, या ब्रेड में जो फफूंद लग जाता है, 2-4 दिन 10 दिन पुराना ब्रेड में जो फफूंद मिलता है, वो क्या होता है? वो फंगस होता है।
रुगड़ा हमारे झारखंड में मिलता है। रुगड़ा, रुगड़ा क्या है? वो भी फंगस है। चलिए, तो ये परपोषी हो गया क्योंकि ये अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पे निर्भर करता है। और ये परजीवी है, ये मोस्टली अपना खाना नहीं बनाता है क्योंकि इसके पास में तो है ही नहीं। तो क्या करता है, ये दूसरे जीव के ऊपर में अपने आप को आश्रित करता है, वहीं से भोजन करता है, उसी के शरीर में रहता है, और जिसके ऊपर में रहता है ये उसको नुकसान पहुंचाता है। हम लोगों को जो ईचिंग का परेशानी होता है सब फंगस होता है। तो हम लोग से भोजन तो ये ले रहा है और साथ ही साथ हम लोग को स्किन डिजीज दे रहा है। चलिए, फंगस जो है वो परपोषी है, परजीवी है। ये जो है सो मल्टी सेलुलर होता है। बहुकोषीय होता है। बहुकोशिकीय है, यानी कि एक सेल से ज्यादा सेल से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें काइटिन पाया जाता है। काइटिन प्राप्त होता है जो कि एनिमल्स का गुण है। काइटिन एनिमल्स में प्राप्त होता है। चलिए, बाकी डिटेल में फंगस को पढ़ना है, और चूंकि फंगस को पढ़ना ही पढ़ना है हम लोग को बोटनी के अंतर्गत, क्योंकि इस ये जो है बहुत ज़्यादा बीमारी फैलाता है प्लांट्स एज वेल एज आपका जंतु में। चौथा, पादप को हम लोग पादप, और इसके बाद बच जा रहा है आपका जंतु। तो पादप जगत, जंतु जगत के विषय में छोटी जानकारी हम लोग अगले क्लास में लेंगे, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बोटनी, यानी कि पादप जगत। बोटनी, बोटनी में हम लोग टैक्सोनॉमी से स्टार्ट करेंगे, नामकरण, जो इसी क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ही आता है। काफी छोटा चैप्टर है, तो ये 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। एक ये क्लास हुआ, इसके बाद एक और क्लास में क्लासिफिकेशन के साथ, सॉरी टैक्सोनॉमी के साथ में क्लास को हम लोग एंड कर देंगे। उसके बाद नया चाहे तो सेल बायोलॉजी में चले जाएंगे, या आप लोगों का डिमांड में कुछ ऐसा है कि हाँ सर बायोलॉजी में या हम लोग को इस सेक्टर से ही पढ़ाइए, तो उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोशिश कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।